फूल एक प्रकार से एक लग्जरी होता है सर। हर इंसान शायद फूल ना खरीदे, विच इज़ वाई बहुत सारे लोग को लगता है कि फ्लोरिकल्चर भारत में एक प्रकार से एक खतरा में है। हर एक के घर पे आप देखो तो फ्रेश फ्लावर्स आते हैं। कोई भी टेम्पल में जाएगा, भले कुछ नहीं करे बट हाथ में फ्लावर का गार्लैंड लेके जाएगा ही जाएगा। सो कल्चर इतने जल्दी रूट्स नहीं छोड़े। एंटिल द टाइम वी फॉलो आवर कल्चर, ये चीज बंद नहीं होगा, रादर ग्रो है। क्या फ्लोरिकल्चर में अच्छा पैसा है? ये इंडस्ट्री ऐसा है, इट इज लाइक बच्चे को संभालने के जैसा। अगर आप ध्यान दोगे फॉर श्योर ही आपको रिजल्ट्स देगा। आपने देखा है कि लोग फेल हो रहे हैं क्योंकि वो खुद फार्म पे नहीं रहते हैं। यस, और बड़ा जितने फेलियर्स हुए हैं कि मेजरली यही रीजन। फ्लावर्स में भी बहुत पेस्ट अटैक होते हैं। तो अगर आपका क्रॉप हेल्दी नहीं है सो चांसेस ऑफ गेटिंग अट्रैक्टिंग इंसेक्ट इज मोर। आपका क्रॉप हेल्दी है तो अट्रैक्शन इंसेक्ट का बहुत कम होता है। क्या बिना स्प्रेइंग के हो सकता है रोजेस का फार्मिंग? नहीं हो सकता। मानो मैं उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश में किसान हूँ, वहाँ उगाना चाह रहा हूँ। मेरे पास बैंगलोर जैसा फ्लावर ऑक्शन सेंटर है नहीं। मेरे लिए कैसे मार्केट में अप्रोच करना होता है? मानो शादी में ही बेचना है, बट वो प्रोसेस क्या होता है? सप्लाई चेन कैसा होता है उसका? सी बिफोर आप वो बिजनेस चालू करें, इसके पहले उसका सेल्स कहाँ कहाँ होता है आपको जाकर देखना जरूरी है। कि यूपी वहाँ पे होता है तो उनके लिए दिल्ली मार्केट इज द न्यूज़। और आज की तारीख में मेजर 2 टायर्स और 3 टायर सिटीज में भी सेल्स होना चालू हुआ। एज अ रोज फार्मर मुझे क्या क्या तकलीफ आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? आपके पास पैसा है, आप सब कुछ करते हैं, बट लेबर इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑन इट। दोस्तों, जब हम एग्रीकल्चर के बारे में सोचते हैं, ज़्यादातर हमारा दिमाग विजुअलाइज करता है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को। लेकिन एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा ही हिस्सा है फ्लोरिकल्चर। और फ्लोरिकल्चर में एक बहुत पॉपुलर क्रॉप है रोज़। आज के एपिसोड में हमने रोज़ फार्मिंग के बारे में एक ऊपर ऊपर से ओवरव्यू लिया है। रोज़ फार्मिंग में आप कैसे एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या आपके कॉस्टिंग और प्रॉफिट्स आते हैं, ये सब पे हमने एक डिस्कशन किया है मिस्टर नरेंद्र पाटिल सर के साथ। नरेंद्र पाटिल सर सोइक्स फ्लोरा के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिनका 30 साल से भी ज़्यादा का अनुभव है इस इंडस्ट्री में। आज के एपिसोड में हमने डिस्कस किया है रोज़ फार्मिंग के बारे में, इसके चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, फ्लोरिकल्चर एज एन इंडस्ट्री के बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर आपको फ्लोरिकल्चर में इंटरेस्ट है, अगर आप रोज़ फार्मिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, ये एपिसोड आपके लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। हमारे ये भी आइडिया है कि एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाएं और साथ ही साथ फ्यूचर में आपको रोज़ फार्मिंग का पूरा ट्रेनिंग दें। अगर आप ये ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए। और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। रोज़ फार्मिंग के इस एपिसोड को अंत तक ज़रूर देखिए। प्रेजेंटिंग टू यू मिस्टर नरेंद्र पाटिल सर, ओनली ऑन एग्री टॉक। नरेंद्र सर, वेलकम टू एग्री टॉक। थैंक यू। आपके टाइम के लिए। Pleasure. काफ़ी एक्सपीरियंस आप ला रहे हैं आज के पॉडकास्ट में। ग्रेट। सर, बेसिक बिफोर वी स्टार्ट, मैं जो बहुत सुनते हुए आ रहा हूँ, मेरे इंडस्ट्री में अभी 2 ढाई साल ही हुए हैं, बट सब लोग मुझे कहते हैं कि पिछले 30 सालों में हमारा इंडस्ट्री एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ग्रीन हाउसेस एक प्रकार से उतना आगे नहीं बढ़ा है जितना उसे बढ़ना चाहिए था। बहुत साल पहले बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स थे, बहुत सारे अच्छे किसान थे, बहुत सारे अच्छे कंपनी थे, बट वो सब बंद हो गए। आप अपने अनुभव से बताइए सर, ऐसा क्यों हुआ और ऐसा सही में हुआ कि नहीं? मैंने ये इंडस्ट्री मेरे सामने फ्रॉम स्क्रैच से लेके आज तक का देखा हुआ है। पीपल जो भी ये इंडस्ट्री में आया फिर अपने पूरा दिलो जान से काम किया रहेगा तो दे आर स्टिल इन द मार्केट। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि जो बाहर चले गए हैं वो काम नहीं किए, उन्होंने भी काम किया है। बट एक था कि वो पेशेंस से पीछ पे खड़े रहते तो आज शायद सिचुएशन दूसरा होता था। और जो अपना बिजनेस है ये कॉस्मेटिक बिजनेस के जैसा है, एवरी नाउ एंड देन इट नीड्स अ चेंज। हम्म। मार्केट में जो अपने प्रोडक्ट्स बाई करेंगे उसको चेंज का बहुत ज़रूरत है। आप अगर वो करते हो एंड आप अगर इंडस्ट्री के ट्रेंड के साथ चलते हो तो फॉर श्योर देयर इज़ नो एंड टू दिस। ये चलते रहेगा। चलते रहेगा, हमेशा रहेगा। जैसे जी। सर, बहुत सारे जो हॉर्टिकल्चर सब्जियां में लोग कहते हैं कि सब्जियां तो लोग खाते ही रहेंगे, बट फूल एक प्रकार से एक लग्जरी होता है सर। हमने फ्लोरिकल्चर पे कुछ एपिसोड्स किए हैं, हाँ। बट हर इंसान शायद फूल ना खरीदे, विच इज़ वाई बहुत सारे लोग को लगता है कि फ्लोरिकल्चर भारत में एक प्रकार से एक खतरा में है। आपसे मैं बात कर रहा था, आप कह रहे थे कि फ्लोरिकल्चर, रोज़ फार्मिंग, ये सब अभी बहुत बढ़ेगा उल्टा। अपना इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन जो है ये इमोशनल्स एंड फीलिंग्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट भी है। फ्लावर इज़ वन ऑफ द रेगुलर अपने सिस्टम में है। हम्म। हर एक के घर पे आप देखो तो फ्रेश फ्लावर्स आते हैं।
कौन से कास्ट में नहीं बोलूँगा, बट एवरी यहाँ जहाँ पे वर्शिप करते हैं फ्लावर्स आते हैं। साउथ में अगर आप आते हो तो देखते हो कि एवरी लेडी और एक रोज फूल अपने पीछे सिर पे लगाएगा ही लगाएगा। टेम्पल्स है, वो कोई भी टेम्पल में जाएगा भले कुछ नहीं करे बट हाथ में फ्लावर का गार्लैंड लेके जाएगा ही जाएगा। भगवान ये को भी अपना फ्लावर कल्चर चढ़ाते है। हैं। सो कल्चर इतने जल्दी रूट्स नहीं छोड़ेगा। एंड टिल द टाइम वी फॉलो आवर कल्चर, ये चीज़ बंद नहीं होगा, रादर ग्रो होएगा। ग्रो होना चाहिए क्यों? कमिंग नेक्स्ट जनरेशन को भी आप उसको अपने साथ मिलाओगे, उनके साथ इसका अवेयरनेस कराओगे, तो सिस्टम क्यों बंद होगा? ये चलते रहेगा। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। सर क्या फ्लोरिकल्चर में अच्छा पैसा है? क्योंकि आज हम जो मेजरली मैं भी नोटिस किया हूँ सर, अगर हुँ, ये फ्लावर मैं बैंगलोर में होता नहीं, हुँ, तो शायद जितना वेजिटेबल के बारे में लोग बात करते हैं, मेरे हिसाब से फ्लोरिकल्चर के बारे में थोड़ा-सा कम करते हैं। क्या आपके अनुभव के हिसाब से, बिफोर वी गेट स्टार्ट द पॉडकास्ट, मैं कुछ थीम सेट करना चाह रहा हूँ। हुँ। आज के पॉडकास्ट में मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्या फ्लोरिकल्चर में पैसा है? आपका 30 इयर्स का रोज़ का एक्सपीरियंस है, रोज़ फार्मिंग पे हम बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप जो लोग रोज़ फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेजर क्वेश्चन। कोई भी ये पॉडकास्ट देखेगा तभी शायद स्टार्ट करना चाहेगा, तभी हमसे बात करना चाहेगा जब उनको लगेगा कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। क्या आपके हिसाब से पैसा है इस इंडस्ट्री में? यस, पैसा है। से अगर 30 साल से हम लोग अगर है यहाँ पे, पैसा है करके है, अदरवाइज़ हमारे पास तो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ था, वी वुड हैव हम लोग कुछ और काम करते हैं। हुँ, ये इंडस्ट्री ऐसा है, इट इज़ लाइक एक बच्चे को सँभालने के जैसा है। आपका इस पे 24 घंटा ध्यान होना चाहिए। अगर आप ध्यान दोगे, फॉर श्योर ये आपको रिज़ल्ट्स देगा। प्रॉफ़िटेबिलिटी वाइज़ ऑल्सो पैसा है। आप आज जैसे हम पुणे से हैं, बैंगलोर में हैं, बैंगलोर में बहुत सारे फार्मर्स आप देखोगे, उन लोग कहाँ के कहाँ चले गए। बट एक डेडिकेटेड और फुल टाइम इसके ऊपर डिवोशन करना पड़ेगा। कितने बार क्या होता है कि आदमी आई एम द मैं अगर खुद ओनर हूँ, मैं किसी और के भरोसे पे फार्म दे दिया हूँ। हुँ। किसी और के भरोसे पे दिया हो, उसका भरोसे पे वो भरोसा अगर सही रहा तो चलेगा, अदरवाइज़ वो डिज़ास्टर है। सो आप पर्सनली अगर इसको 24 घंटे देख सकते हो तो फॉर श्योर इससे अच्छा बिज़नेस नहीं है, आप एग्रीकल्चर में। आपने देखा है कि लोग मतलब फेल हो रहे हैं क्योंकि वो खुद फार्म पे नहीं रहते हैं? यस, और बड़ा जितने फेलियर्स हुए हैं, ये मेजरली यही रीज़न है। जो खुद प्रेज़ेंट थे एंड जिन्होंने फुल डिवोशन से काम किया हुआ है वहाँ पे, फेल नहीं हुए हैं। दूसरा ऐसा था कि जो फार्म्स सिटी के पास थे, तो ओवरनाइट सिटी इतने करीब आने से उनके प्राइस वैल्यू ऑफ द लैंड वो जो बढ़ गया है, हुँ, तो जो लाख में जगह मिलता है अगर उसका करोड़ में आज जगह जा रहा है, तो वो सोचेगा कैश करके बंद करना अच्छा रहेगा। तो उसके वजह से जितने बंद भी हुए रहेंगे फैक्ट फार्म्स, वो मेजरली ऑफ दोज रीज़न अच्छा वो भी होता है। वो भी होता है। तो आप कह रहे हैं कि मानो किसी के पास ज़मीन था 30 हुँ, लाख रुपए का, हुँ, उसने खेती किया, उसका वैल्यू बढ़ गया, वो हो गया 1 करोड़ रुपए का, या खेती की वजह से। सी पहले अगर आज 30 साल पहले समझोगे तो सिटी लिमिट्स वर समझो एक्स जगह तक का हुँ, था। हुँ। आज सिटी एक्सपैंड होके हैज़ गॉन 3 फोल्ड्स 4 फोल्ड्स अहेड। मीन्स 10-20 किलोमीटर से सिटी और बढ़ गया है। तो जो फार्म 50 किलोमीटर अगर पहले बाहर थे, सिटी वहाँ तक का पहुँच गए। हुँ, सो वहाँ सिटी आने के बाद उनके प्राइस वैल्यूज़ हैव गॉन बहुत बढ़ गया है। जब प्राइस इतने हाई हो गए तो उसमें वो खेती नहीं करेगा, देन वो सोचेगा बेच के गेट्स कैश बिल्कुल ही सही और बात। ही वेंट एंटर्स इनटू प्रॉपर्टी बिज़नेस वैसे रियल एस्टेट। रियल एस्टेट ये मैं बहुत सारे लोग एक्चुअली ये समझते नहीं हैं कि एग्रीकल्चर भी एक प्रकार का रियल एस्टेट बिज़नेस ही है। ये मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट कुछ किसानों से मैं बात कर रहा था। आज वो बोल रहे थे कि मेजर हम तो उगाएँगे, बट हमारा जो लैंड का वैल्यूएशन हमने कराया है ना, वो केवल बहुत 100 करोड़ों में है। मानो उनके पास शायद 40-50 एकड़ लैंड होगा या एक्वायर किया जी, होगा। जी, आज वो करोड़ों के खेल वैल्यूएशन में खेल रहे हैं सही बात है। अपने लैंड पे। आप जानते होंगे सर, आप या तो फाइनेंस बैकग्राउंड से आते हैं। या माय जर्नी इन फ्लावर्स हैज़ 30 साल हुआ है। 30 साल। मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से आई डोंट नो कुछ भी एग्रीकल्चर के बारे में नहीं। हुँ, ठीक है, मैं एग्रीकल्चर का अकाउंटिंग ज़रूर करता था, बट वो करते-करते हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, मिस्टर आरिफ फज़लानी, हुँ, हुँ, उन्होंने वन फाइन डे बोला कि वी हैव टू रन दिस शो हुँ, एंड जो दूसरे कर रहे हैं अपने को वैसा नहीं करने का है। वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। डिफरेंट। या डिफरेंट इन द सेंस कुछ खेती वो एक ही टाइप का होता है, उसमें कुछ अलग नहीं होना चाहिए। बट इतना है कि विद द टाइम आप चेंज करते चलो। कैसा होता है कि
आज की तारीख में जो भी वैरायटीज़ इंडिया में ग्रो होते हैं, ये सब मोस्टली डच ग्रोअर्स या डच ब्रीडर्स जो होते हैं, वहाँ से सब नया-नया वैरायटीज़ आता है। भारत में नहीं होता ज़्यादा वैराइटीज़, भारत में अपने यहाँ का रिसर्च सेंटर्स में अभी तक के दम नहीं तैयार है। नहीं है। हुँ। ट्राई किए हैं उन्होंने, बट आज तक आई डोंट फील सो अभी तक का कुछ बाहर आया है। हम लोग वहाँ के जो ब्रीडर्स थे, उनके साथ गुड कोऑर्डिनेशन, एक ट्रस्ट बिल्ड करके, बाय पेइंग रॉयल्टीज़ बोलो आप, या नया-नया डेवलपमेंट जो कर रहे थे, उनको भी अपने साथ लगा के, हम लोग ने बहुत सारे वैराइटीज़ डेवलप करके लाए हैं। मेजरली जो मैं समझ रहा हूँ कि जो ये वैराइटीज़ जो भी फूल का देखते हैं हम, वो भारत में बनता नहीं है। आप जैसे कंपनीज़ वो वैराइटी बाहर से लाते हैं, उस पे एक रॉयल्टी देते हैं और उसको फिर इंडिया में मल्टीप्लाई करते हैं। जी। मतलब मेजर डेवलपमेंट इंडिया में नहीं हो रहा है सर वैराइटीज़ का? मेरे हिसाब अ, से मैं इस किसान के स्टैंड पॉइंट से सोच रहा हूँ कि मानो शायद आज ये इंडिया में ब्रीडिंग होने लगे या डेवलपमेंट होने लगे, तो एज़ अ किसान मेरे लिए वो प्लांट ज़्यादा अफोर्डेबल होगा। सी अगर अपना रिसर्च सेंटर्स जो है, आई डोंट वांट टू नेम द एजेंसीज़, उन्होंने आज तक का मुझे नहीं लगता है कि एक भी वैरायटी इन रोज़ कमर्शियली बाहर आया है वहाँ से। अगर आता तो हमारे पास ज़रूर आता, तो आया नहीं है। हम हाँ, ओल्ड फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री को डिपेंड होना पड़ा ऑन इस यूरोपियन सेक्टर्स पे जहाँ से ये ब्रीडिंग होता है। सिंस फ्लावर उसी कंट्री में वापस बेचने चाहिए था, तो उनको वहाँ का टेस्ट ज़्यादा मालूम था। उन्होंने उस हिसाब से वैराइटीज़ डेवलप किए हैं, हमारे पास आया है। हम लोग ने वो ड्रिप करके इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन में वो ग्रो होते हैं, प्रोडक्टिविटी अच्छा आता है, इकोनॉमिक्स अच्छा आता है। वो देख के प्लांट करके देन अगेन री-एक्सपोर्टेड टू दोज़ कंट्रीज़। इंटरेस्टिंग। सर आप नंबर वाले आदमी हो, अब मैं आपसे जी, नंबर्स तो बहुत पूछूँगा जी, पॉडकास्ट में, जी। लेकिन स्टार्ट करते हैं अब मैं एक किसान के जूते में जा रहा हूँ। हुँ, मेजर चैलेंज है सर 2 प्रकार के किसान होते हैं, एक किसान जिनके पास लैंड ऑलरेडी है और बहुत सारे लोग जिनके पास लैंड नहीं है। तो मैं दोनों के स्टैंड पॉइंट से समझना चाहूँगा। एक तो अगर मेरे पास लैंड है, तो सबसे पहले कितना लैंड होना चाहिए एक मिनिमम रोज़ प्रोजेक्ट बनाने के लिए? जो मैं समझा हूँ बहुत सारे ग्रोवर से बात करके वो कहते हैं शायद 1 एकड़ 2 एकड़ में फ्लोरिकल्चर फार्मिंग उतना सक्सेसफुली नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 रिगार्डिंग रोज़ फार्मिंग, अगर मुझे स्टार्ट करना है तो मुझे कितना लैंड होना चाहिए? सी ग्रोइंग करना है और आप नए हो इसमें, तो 1 एकड़, 2 एकड़ इज़ अ साइज़ेबल थिंग अच्छा। स्टार्ट करने के लिए। बिकॉज़ जो कॉर्पोरेट होगा वो 1-2 एकड़ नहीं डालेगा, ही विल कम विथ बिग क्वांटिटी, और 1 एकड़ 2 एकड़ इज़ साइज़ेबल फॉर देम, उनको हैंडल करने के लिए भी अच्छा जाता है। येस, जो वॉल्यूम उसमें से निकलेगा वो एक्सपोर्टेबल, और उतना एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे वो छोटे वॉल्यूम में। बट वो लोकल मार्केट को भी अगर क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं, तो उन लोग का सर्वाइवल लोकल मार्केट में भी हो सकता है। तो आप कह रहे हैं दोनों लोकल मार्केट भी है? लोकल इंडिया का लोकल मार्केट हुँ। बहुत अच्छा है। आप कॉलमिस राइट वैराइटीज़ अगर आप लगाते हो, फॉर श्योर आपको एक्सपोर्ट करने का गरज नहीं। इट इज़ दैट गुड मार्केट इंडिया का। सो मैं 1-2 एकड़ लैंड से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। जी, दूसरी दूसरी चीज़ है कि मैं समझ रहा हूँ ऑब्वियसली हर जगह पे शायद रोज़ कल्टीवेशन मुमकिन नहीं होगा। हम अभी कर्नाटका, बैंगलोर में बैठे हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा हब है। आप पुणे में करते हैं, तो एक प्रकार के क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होते हैं रोज़ को। वो कैसे कंडीशंस होते हैं सर? सी जनरली इसको एक एक अल्टीट्यूड का गरज होता है। कितने अल्टीट्यूड, डे एंड नाइट टेम्परेचर्स में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। आप अगर देखोगे तो पूना में कोई बेल्ट एंड बैंगलोर में बेल्ट, जैसा होसूर हुई बेल्ट, दिस वाज आइडियल कंडीशंस फॉर ग्रोइंग रोजेस। आपके यहाँ पे देखोगे तो इट वाज अबव सी लेवल 700 मीटर्स अल्टीट्यूड पे हुँ। है। नाइट्स ज़्यादा हॉट नहीं होता है, और डेज आर नॉट दैट हॉट, एंड नाइट मीन्स क्या नाइट रेंज होता है बिटवीन, वो? सी बिटवीन नाइट्स अगर 15 के आसपास हो, 18 टू 20 टू 15, एंड डे अराउंड 35 का हो, एक्सेलेंट क्लाइमेट फॉर ग्रोइंग। इंडिया में और मेजरली बेंगलोर में या पुणे में हार्श महीने सिर्फ 2 ही महीने आते हैं, अप्रैल, मई और समटाइम सम पार्ट ऑफ जून। अगर वो छोड़ देते तो पूरा ईयर इज़ एन एक्सीलेंट क्लाइमेट टू ग्रो। बड़ा बात आता है देन सॉइल का। हुँ, जनरली ये प्रैक्टिस इज़ कि रेड सॉइल में ही प्लांटेशन होता है करके, रोज़ का। या बट मेरा एक साइट है जिसमें वी हैड डन वन चैलेंज। वहाँ पे रेड सॉइल था ही नहीं। रेड सॉइल लाना मीन्स उतना जगह खरीद सकते थे, उतना उसका कॉस्ट था। सो जो ब्लैक सॉइल था, हम लोग ने हुँ, ब्लैक सॉइल में ही कल्टीवेशन किया है। अच्छा।
एंड टू द सरप्राइज जो आज ब्लैक सॉइल में जो क्वालिटी आता है वो रेड सॉइल में नहीं आता है। ज़्यादा ठीक, अच्छा है आप कह रहे हैं। बहुत अच्छा आता है। सो वो क्वेश्चन मार्क वो स्टडी आज भी अगर किसी को करना है हमारे यहाँ फार्म पे आप देखो, बट इट इज़ रियली गुड। तो आज हम मैं कंपेयर करता हूँ तो रेड से ज़्यादा अच्छा मुझे ब्लैक सॉइल में क्रॉप अच्छा मिलता है। इंटरेस्टिंग। सो अब इंटरेस्ट मेजरली आप कह रहे हैं रेड सॉइल में होता था, लेकिन ब्लैक सॉइल में भी मुमकिन है। यस। सॉइल का पीएच, ईसी रेंज ये भी हम डिफाइन करते हैं टिपिकली? सी वो स्टैंडर्ड है मीन्स अगर आप देखते हो तो पीएच लेवल बिटवीन हुँ, हुँ। 6 टू 6.5 5 पॉइंट वो हुँ, रेंज हुँ। में होता है, और ईसी बिलो 1 सब पकड़ के हो, दैट इज स्टैंडर्ड नॉर्म्स जो चलते हैं। अंडरस्टूड। तो मेरा वेदर 15 टू 35 होना चाहिए। जी सॉइल ब्लैक सॉइल या रेड सॉइल दोनों में हो या सकता है। बट मैं ब्लैक सॉइल बोलता बिकॉज मेरे पास आपका एक हाँ एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है। कोई है तो उन्होंने छोटा एरिया पे करके देखे एंड उनको रिजल्ट पता चल जाएगा उसका। इंटरेस्टिंग। एंड मेजरली सर जो फ्लावर्स के लिए हम देखते हैं पॉली हाउस या प्रोडक्ट कल्टीवेशन लगाना होता है। बहुत सारे किसान शायद डे वन से ना लगा पाएँ। क्या ओपन फील्ड में भी हो सकता है कि केवल पॉली हाउस में ही मैं कर सकता हूँ? नहीं, ओपन फील्ड में भी हो रहे हैं आजकल के क्रॉप्स। अच्छा। मैं रोज प्लांटेशन ओपन में भी देखा है। जो ओपन में करते हैं समटाइम्स आई रियली फील गुड फॉर देम बिकॉज जो फ्लावर्स लोकल का है उसका वो पिंचिंग करा के मीन्स हेड ये करा के उसको गार्लैंड इंडस्ट्री में देते हैं। और अपने यहाँ पे जो कल्चर है गार्लैंड्स का, बड़े बड़े टेम्पल्स के बाहर ये फ्लावर्स का सेल्स अच्छा होता है। सेकंड, नवंबर ऑनवर्ड्स से लेके मार्च तक का बाहर का ओपन कल्टीवेशन का क्लाइमेटिक कंडीशंस आर वेरी गुड। सो ये फ्लावर्स भी ग्रीन हाउस के फ्लावर्स को कंपटीशन देते हैं। अच्छा। या तो दिस ईयर अगर आप देखोगे ड्यूरिंग वैलेंटाइंस हुँ। ये साल ठंडी ज़्यादा नहीं था एंड हीट के वजह से प्रोडक्शन जल्दी आ गया था। सो वैलेंटाइन जब आया तभी ग्रीन हाउस वालों के पास इतना क्रॉप नहीं था। जो ओपन कल्टीवेशन में जिसके रोजेस थे दे हैव मेड गुड सेल्स। ये पार्ट फिर से समझाइए सर, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ये साल यू कैन से ग्लोबल वार्मिंग और जो एवरी ईयर जो ठंडी का मीन्स क्लाइमेटिक चेंज आता है अपने अपने रीजन में फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स टिल फरवरी एंड तक का ठंडी होता है। बट ये साल टेम्परेचर्स नीचे गए नहीं। फॉर एग्जांपल हमारे रीजन में टेम्परेचर इज टू गो डाउन टिल 8 डिग्रीज हुँ। इन विंटर टाइम। ये टाइम इट वाज बिटवीन 14 एंड 15, तो 6 डिग्री का फर्क हुआ। जो क्रॉप 55 डेज लेता है तैयार होने के लिए वो 45 डेज में ही तैयार हो गया, तो प्रोडक्शन जल्दी आ गया। इंटरेस्टिंग। तो प्रोडक्शन जल्दी आया तो रेड जो वैलेंटाइन पीरियड होता है हुँ, हुँ। उस समय एक्चुअल फ्लावर्स का रिक्वायरमेंट होता है, बट उस समय प्रोडक्शन ऑलरेडी ख़त्म होने के कारण वहाँ पे ज़्यादा स्टॉक नहीं था। सो जो ओपन में उगा रहे तो उनका तो कंटिन्यूस ईयर राउंड प्रोडक्शन होता है, उनको अच्छा प्राइस मिला। मतलब ग्रीन हाउस में आप इतना इन्वेस्टमेंट कर लिए तभी भी शायद आप वो रिटर्न आपको ना मिले, ये भी पॉसिबल है। जी, बट सी एग्रीकल्चर इज अप एंड डाउन एज पर क्लाइमेटिक कंडीशंस हुँ, ऑल्सो, हुँ। बट ग्रोइंग इनसाइड ग्रीन हाउस इज ऑलवेज गुड कंपेयर टू आउटसाइड बिकॉज आप अंदर कुछ भी हार्श क्लाइमेट बरसात में या कोई क्लाइमेट में अंदर यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ थिंग्स। बाहर रहेगा तो आपके हाथ में वो कंट्रोल्स नहीं रहेंगे। रोज़ एक यूनिक क्रॉप है कि आप ग्रीन हाउस के अंदर भी करते हो, कहीं भी करते हो, उसका क्रॉप साइकिल लंबा होता है। जी तो आप प्लांटेशंस के बारे में बता रहे थे। तो मानो मेरा मिट्टी अच्छा है, टेम्परेचर अच्छा है, तो ग्रीन हाउस में या ओपन फील्ड में आपने 2 बताया, दोनों के लिए एक बार फिर से बताइए कि बेस्ट प्लांटेशन टाइम क्या होता है? फ्लावरिंग, फ्रूटिंग फ्रूटिंग तो नहीं, सॉरी, इसमें फ्लावरिंग ही आता है। एंड कितना लंबा क्रॉप साइकिल होता है उसका? कैसे वो प्रोसेस मैं विजुअलाइज़ करना चाहता हूँ। इंडिया में मेजरली आप देखोगे तो अप्रैल मई जून इज अ समर टाइम हुँ। थ्रू आउट इंडिया। कुछ जोन्स में कम 15-20 दिन आगे पीछे होता है। प्लांटेशन टाइम इज ऑलवेज आफ्टर समर सीजन। जैसा फर्स्ट शावरिंग हो गया, पहला बारिश आ जाता है, ब्लाइक कंडीशन हो जाता है, तो वी डू प्लांटेशन आफ्टर दैट। मानसून का टाइम ऐसा होता है कि फ्लावर को प्लांट्स को सेटल होने को टाइम मिलता है। मीन्स आप अगर मई जून में प्लांटेशन करते हो हुँ। या जून जुलाई में प्लांटेशन, 3 मंथ्स रेस्टिंग पीरियड होता है वो प्लांट्स को सेटल होने के लिए। एंड आफ्टर जैसे हमारे यहाँ पे आफ्टर 60 डेज या 70 डेज के बाद उसको बेंडिंग करके वापस एक नेक्स्ट फ्लश लेते हैं। तो फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स जैसा मार्केट खुलना चालू होता है, जनरली अपने यहाँ पे आफ्टर दिवाली अगेन द मार्केट वेडिंग हुँ। सीजन और ये स्टार्ट होता है। सो दिस इज द राइट टाइम व्हेन द क्रॉप कम्स। अंडरस्टूड।
तो उस समय से आपको प्रॉपर सीजन मिलता है फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स टिल मे आपका क्रॉप हार्वेस्टिंग होता रहता है एंड यू कैन कंटिन्यू योर सेल्स ऑन दोनों ग्रीन हाउस ओपन फील्ड। दोनों में। एंड रोज़ में एक खास बात है कि इसका प्लांट ऑलमोस्ट 5 इयर्स मिनिमम चलता है एंड इट कैन, अगर आप अच्छे ग्रोवर एंड यू अच्छा ख्याल कर रहे हो प्लांट का, सो इट कैन गो टू 6-7 years ऑल्सो। बेस्ट पार्ट इज वंस यू डू द प्लांटेशन फॉरगेट फॉर 5-6 year, आप झाड़ का अच्छा ख्याल करो, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड ये करो, इट विल गिव यू रिजल्ट्स। तो ये प्रोसेस थोड़ा समझाइए सर। जैसे अप्रैल मई जून आप ब्रेक ले लिए, अराउंड जून मानो मैं ट्रांसप्लांट करता हूँ नर्सरी से। नर्सरी पे हम आएंगे नेक्स्ट डिस्कशन में। नर्सरी से मैं ट्रांसप्लांट करता हूँ, लगभग 55 डेज आप बोले ना। या 55 डेज मानो ऑलमोस्ट 2 महीना ले लेते हैं। तो जुलाई अगस्त तक, सितंबर फर्स्ट वीक तक मेरा फ्लावर रेडी हो जाता है टू हार्वेस्ट। नहीं, वो उसको वापस एक बार बेंड करते हैं क्यों ये बेंडिंग करते हैं? तो और वो पेड़ में हमने जो प्लांट किया था उसको और 2 शूट्स निकले या 3 शूट्स निकले, बाय विच ग्रोइंग पॉइंट्स ज़्यादा होंगे, झाड़ पे लीफ एरिया बना रहेगा, जितना लीफ एरिया झाड़ पे अच्छा रहेगा वो हेल्दी रहेगा एंड वो ज़्यादा ग्रोइंग पॉइंट्स आपको देगा। समझ गया। तो पहले वाले में जो फ्लावर आता है उसको बेंड कर देते हैं ताकि और और शूट्स शूट्स निकले। फिर ये और शूट्स निकलने कितने टाइम लगता है आने में? अगेन उसका सेम 55 to 60 days। मतलब सितंबर अक्टूबर 2 या महीना और। तो अक्टूबर में आने के बाद कोई फ्लावरिंग मीन्स हार्वेस्टिंग चालू कर देता है, बिकॉज ये सीज़न ही आ जाता है, वो बेचना रहता है। कोई कोई फार्मर होता है कि उसको और एक बार बना के और शूट्स निकालने को ट्राई करते हैं। अच्छा, ये या मतलब कब तक करना चाहिए, कितने बार ऐसा? ये खाली ये स्टार्टिंग में ही होता है, 2 बार होता है, उसके बाद देन इट इज़ कंटिन्यूअस हार्वेस्टिंग। अंडरस्टूड। तो मेरा मानो दिवाली के समय तक, नवंबर तक फ्लावर्स मेरे हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाते हैं। जी, फिर मैं फ्लावर को यूजुअली स्टेम से हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट करते हैं। मतलब मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ जी, सर, जी। बट वो हार्वेस्ट होने के बाद मतलब सेम स्टेम से दोबारा? या जो आप हार्वेस्ट करोगे तो वहाँ से वापस 2 शूट्स आपको मिलेंगे या 3 शूट मिलेंगे आपको। सो दिस इज़ द कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो फिर से 55 to 60 डेज। 55-60 डेज़ तो ये 5 साल तक नॉन स्टॉप? नॉन स्टॉप, इट इज़ लाइक अ फैक्ट्री, क्या मशीन बात है। है, ये प्रोड्यूसिंग करते रहेगा, आप प्रॉपर उसको ग्रीसिंग, ऑयलिंग ये सब करते रहो, वो प्रोडक्शन देते रहेगा। अंडरस्टूड सर। थोड़ा ग्रोइंग फार्मिंग एंगल कैसे समझते हैं? जैसे आप बोल रहे हैं बेंडिंग, थोड़ा ये हार्डी क्रॉप भी होता है, थॉर्न्स वॉर्न्स भी होते हैं। क्या क्या मेजर प्लांट मेंटेनेंस प्रैक्टिस होते हैं सर रोज़ के लिए? जैसे हम कैप्सिकम वैक्सिकम में हमारा होता है बेंडिंग करते हैं उसमें भी, फिर उसमें भी हमें लीव्स मेंटेन करना पड़ता है। इन रोजेस व्हाट आर द मेजर प्रैक्टिसेस? सी रोज़ेज़ में जनरली जैसे आप कैप्सिकम और इसमें जो रेगुलर प्रैक्टिस है, इसमें इज़ मेजरली नॉट सो रेगुलर। या बेंडिंग होता है। इसमें डी-शूटिंग वगैरह होता है, मीन्स जहाँ पे फ्लावर आने वाला रहता है उसके बाजू में भी 2 या 3 कभी-कभी छोटे-छोटे फ्लावर्स निकलना चालू होता है। हम्म तो वो टाइम टू टाइम उसको निकालते रहेंगे, हम्म वही एक मेजर एक्टिविटीज़ होता है। अदरवाइज़ ऑन रेगुलर बेसिस यू हैव टू, आपको पेस्ट मैनेजमेंट करना मीन्स क्रॉप देखना चाहिए रहता है कि थ्रिप्स, माइट्स ऑल दिस थिंग्स से दूर रहे। सो प्रॉपर फर्टिगेशंस, प्रॉपर स्प्रेइंग अगर ये चालू रहेगा, देन दिस इज़ रेगुलर एक्सरसाइज जो रोज़ होता है वो। कैप्सिकम का ही बात कर लें, आज इतना थ्रिप्स का प्रॉब्लम हो रहा है। सर थ्रिप्स इंडस्ट्री में सब जगह पे है। हाँ। अगर आपको मालूम होगा ड्यूरिंग कोविड सबसे ज़्यादा जो कोविड के सिम्टम्स निकले थे जिसका इम्यूनिटी पावर कम था। सो अगर आपका क्रॉप हेल्दी नहीं है, सो चांसेस ऑफ गेटिंग अट्रैक्टिंग इंसेक्ट इज मोर। आपका क्रॉप हेल्दी है तो अट्रैक्शन इंसेक्ट का बहुत कम होता है। थ्रिप्स इज कॉमन प्रॉब्लम नॉट ओनली इंडिया में बट ऑल थ्रू आउट द ईयर। उसका रेजिस्टेंस ब्रेक करना होता है। एक ही टाइप का आप केमिकल मारते रहोगे तो वो उसको यूज़ हो जाता है, फिर उससे होता नहीं। सो एवरी 2-3 स्प्रे के बाद एक दूसरा ऑल्टरनेटिव स्प्रे लेके करोगे तो उसमें कंट्रोल आने का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। क्या बिना स्प्रेइंग के हो सकता है रोजेस का फार्मिंग? नहीं हो सकता है, बिकॉज कैसा होता है कि अपना ग्रीन हाउस इज़ ओपन टू ऑल क्लाइमेटिक कंडीशंस, मीन्स आपके जो कर्टन्स होते हैं ओपन होते हैं, बाहर के कीड़े अंदर आ सकते हैं, वाइस वर्सा। अगर बाहर ड्राई होगा, वेजिटेशन नहीं मिलेगा उसको, तो इंसेक्ट को वेजिटेशन अंदर ही मिलेगा, बिकॉज ग्रीनरी ग्रीन हाउस में है। सो यू माइट अट्रैक्ट इंसेक्ट फ्रॉम आउटसाइड। सो ऐसे क्रॉप पॉपुलेशन ये सब पे आते हैं। जैसे 1 एकड़ में ग्रीन हाउस में कर रहा हूँ, या मेरे 1 एकड़ में कैसे मैं डिज़ाइन करूँ, कितने प्लांट्स होते हैं? मैं देखा हूँ कि रोज़ का जो बेड मतलब काफ़ी चौड़ा बनता है।
क्या बेड डिस्टेंस, क्या बेड टू बेड डिस्टेंस, कितने प्लांट, अगर इसका रफ नंबर्स आप दे सकते हैं? जी। सी एज एक आइडियल एरिया सब जन जो करते हैं इस 1 एकड़। हम्म। जनरली ग्रीन हाउस 100 by 40 मीटर्स का होता है। हम्म। 1 एकड़ में जो प्लांटेशन करते हैं इट इज़ 7.5 to 8 प्लांट्स पर स्क्वायर मीटर, एक बेसिक कैलकुलेशन है। 8 प्लांट पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 एकड़ में 30,000 प्लांट जी, रफली। जी। और इसमें भी कैसा होता है, देयर इज़ अ वैरायटी टू वैरायटी। कोई वैरायटी में ऐसा होता है कि लीव्स ज़्यादा होता है, तो उसमें आप कम प्लांटेशन करो। जिसमें लीव्स कम होता है जो वैराइटीज़ में, आप उसको कोई 8 करता है, कोई 8.5 से भी करता है, कोई 9 से भी करता है टू गेट गुड रिजल्ट्स। पर स्क्वायर मीटर। या बट इसके जो ज़्यादा डेंस करते हैं, डाउनी का प्रॉब्लम होता है। डाउनी मीन्स द होल क्रॉप इज़ गॉन एंड गॉन। अगेन यू हैव टू वेट फॉर अनदर 60 डेज़ फॉर क्रॉप आने हम्म। के लिए। तो 7.5 to 8 plants per square meter, दिस इज़ आइडियल स्टडीड एंड रिजल्टेड प्लांटेशन 7.5 to 8 पर स्क्वायर मीटर। या प्लांट्स पर स्क्वायर मीटर। अंडरस्टूड। एंड जो ये बेड्स हम लोग बनाते हैं या रोज के लिए, उसका क्या थोड़ा लॉजिक सी समझा सकते हैं? जनरली उसको अबाउट 40 सेंटीमीटर्स हाइट के बनाते हैं, और विथ जो उसका होता है कोई 80 सेंटीमीटर्स का करता है, कोई 100 का करता है। ये डिपेंड्स अपॉन द ग्रोवर, बट जनरली हमारे यहाँ पे 100 स्क्वायर मीटर का 100 मीटर्स सेंटीमीटर्स का एक बेड चौड़ाई होता है। चौड़ाई होता है। एंड हाइट और फॉर। उसमें ये 40 सेंटीमीटर्स, हम लोग 40 सेंटीमीटर हम्म। का हाइट रखता है। और पाथवे इज़ 50 और 60 सेंटीमीटर्स का पाथवे रहता है समझ टू गया। एंटर। तो 1 एकड़ में लगभग, मतलब इस कैलकुलेशन से कितने बेड आते हैं सर? बेड्स तो बोल नहीं सकेंगे, बट आइडियली पर कॉलम टू कॉलम में 5 बेड्स बैठते हैं। रोज में भी बहुत सारे वैरायटीज होते हैं। एक आपने, जी। मैं देखा हूँ रेड कलर का, एक थोड़ा हुँ। ऑरेंजिश है, थोड़ा पिंक है। हुँ। मेजर इंडिया के मार्केट में रोज का कौन सा कलर हुँ। चलता है सर? कौन से वैरायटीज हैं? सी आजकल जो रेगुलर वैराइटीज़ है उसमें ताजमहल वैरायटी है, जो पूना साइड में दे कॉल्ड इट टॉप सीक्रेट। हम्म। देन इज़ रिवाइवल, सोलेर, एवलांच, पीच एवलांच, स्वीट एवलांच, न्यू ऑर्लिन्स, रॉकस्टार, बहुत सारी वैराइटीज़ सारे हैं। अलग, मेजर डिफरेंस क्या होता है सर वैरायटी में, कलर नहीं, का? दोज़ आर कलर्स, रेड, ऑरेंज, येलो, पिंक, व्हाइट, बाई कलर्स होते हैं। हम्म। बाई कलर्स में से नीचे जैसे फ्लावर में ऊपर का टिंच अलग कलर का होगा। जुमेलिया करके एक वैरायटी है, जो नीचे वाइट है और उसका ऊपर टिंचेस ऑफ पिंक, ब्यूटीफुल वैरायटी। इंडिया में कौन सा सबसे ज़्यादा चलता है रोज़ का वैरायटी? टॉप सीक्रेट यानी ताजमहल इज़ द बेस्ट गोइंग। उसके बाद फॉलोड बाय जुमेलिया व्हिच इज़ बाई कलर, देन रिवाइवल, सोलेर, एवलांच, दिस इज़ द प्रीमियम कलर्स जो चल रहे हैं। इनमें एक जब मार्केट में बेचने जाओ, सब में प्राइस डिफरेंस भी आता है मेजर? जी, जी। प्राइस डिफरेंस, रेड इज़ कंसिस्टेंट बिकॉज़ इंडियन ट्रेडिशन इज़ रोज़ बोला तो रेड है। हम्म। सो दिस इज़ कंटीन्यूअस मार्केट थ्रू आउट द ईयर। कलर वाइज़ देन इट इज़ सीज़नल। शादियों का सीज़न आया तो पिंक एंड व्हाइट ज़्यादा चलेंगे, और इट इज़ इवेंट्स, मीन्स वेडिंग जैसा इवेंट वाला करता है, बट दीज़ आर द प्राइम कलर्स जिसको हमेशा मार्केट रहेगा। समझ गया। तो सर 30,000 प्लांट मेरे 1 एकड़ में है, हुँ। एंड आप कह रहे हो एक प्लांट से मुझे मल्टीपल फ्लावर्स मिलते रहते हैं। जी। तो थोड़ा सर नंबर्स पे बात करते हैं, मेजर जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। या स्टार्टिंग विद कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हुँ। 1 एकड़ का ऑपरेशनल खर्चा कैसे होता है? हुँ। मेरा, जैसे मैं बहुत बार सुनता हूँ, जो आपसे भी डिस्कस किया हूँ मैं, क्योंकि फ्लावर ग्रोवर्स यहाँ बहुत सारे हैं, कहते हैं रेट में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा आते हैं। जी। तो एवरेज मेरा एनुअल इनकम एक्सपेंसेस कैसे होते हैं? लेट्स स्टार्ट विद कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऑपरेशनल इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू, जैसा भी एक एक करके। सो अपन जैसे 1 एकड़ का बात करते हैं, तो 1 एकड़ में विथ इरिगेशन एंड एवरीथिंग अगर आप पकड़ते हो, तो आज के तारीख में बिटवीन 900 टू 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट है। हम्म। तो अगर आज एक आप एकड़ करते हो तो 40 लाख रुपए आप स्ट्रेट हो जाता है। गवर्नमेंट एनएचबी जो है 2 सब्सिडीज़ दे रहे हैं, स्टेट वाइज़ अलग-अलग सब्सिडीज़ है। पर 50% सब्सिडी है रोज जी, पे। तो आप अगर 50 लाख समझो पकड़ते हो एक ग्रीन हाउस के पीछे, तो उसमें 25 लाख तक का सब्सिडी तो गवर्नमेंट से ही आ जाता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट 50 लाख, इट इज़ 25 लाख। बाकी दिस इज़ द मेजर इन्वेस्टमेंट। प्लांटिंग मटेरियल एंड ऑल दीज़ थिंग्स, इसका इतना बड़ा कॉस्ट नहीं होता है। 30,000 प्लांट्स, अब 12 या 13 रुपए में एक प्लांट्स आता है। अच्छे क्वालिटी के लोगे 14 रुपया, 15 रुपया। सो वो करोगे तो 4.5 लाख तक का प्लांटिंग कॉस्ट है। हम्म। प्रोडक्शन वाइज़ अगर आप देखते हो, तो 1 फ्लावर इन अ गिवन ईयर, एक साल में
हमारा जो बेसिक कैलकुलेशन करता है कि 150 फ्लावर्स पर स्क्वायर मीटर आना चाहिए पर प्लांट पर प्लांट। तो अगर आपका 4000 स्क्वायर पर ईयर मीटर सर? पर ईयर, ओके, सो 6 लाख फ्लावर्स एक साल में ग्रीन हाउस से आना चाहिए। 6 लाख फ्लावर्स एक साल ओके, में। हाँ। 6 लाख का नाउ आप सेलिंग कैसे करते हो, मार्केट क्या टाइप करते हो उसके ऊपर है। बेसिक 5 रुपया भी एवरेज आप पकड़ोगे तो 6 लाख इंटू 5 30 लैक्स का आपका ईयरली इनकम हो गया। क्या बात कर रहे हैं? एंड प्रोडक्शन कॉस्ट अगर आप इफ़ यू आर गुड ग्रोअर, आप 2 रुपये तक का सीमित रखो या 2.5 रुपया सीमित रखो, सो 16 लाख रुपए का वही 2.5 लाख के ऊपर से अगर आप प्रोडक्शन देख लो, कितने सो हमने फ्लावर्स पकड़े थे, फिर से याद दिलाइए? 6 लाख फ्लावर्स 6 लाख फ्लावर्स इनटू 2.5 रुपीस, दैट इज़ योर प्रोडक्शन कॉस्ट। सो रफली 15 lakhs में ले या लूँ। तो उसका डबल आपका सेलिंग प्राइस हुआ। एंड 5 रुपया मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, आज की तारीख में इससे अच्छा ही मिलता है। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट होगा मार्केट में, प्राइसिंग विल बी फॉर श्योर इससे ज़्यादा ही मिलेगा आपको तो आप कह रहे हैं रफली 15 लाख रुपए पर एकड़ मैं कमा सकता हूँ पर साल। यस, इजिली। ईज़िली, बट मेहनत है। बिकॉज़ सी क्वालिटी प्रोडक्ट निकालना है हाँ। गुड। इससे क्या होता है, जो वैराइटीज़ होता है सेल प्राइस सेंटीमीटर्स पे भी मिलता है, 40 50 60 सेंटीमीटर्स का प्रोडक्ट होता है। हम्म। आप जितना 50-60 निकालोगे ज़्यादा, उतने उसका रियलाइज़ेशन ज़्यादा आएगा। दैट इज़ सिंपल। वो कैसे, वो थोड़ा पार्ट मैं विजुलाइज करना चाहता हूँ सर। सी वो वैराइटीज़ टू वैराइटीज़ भी डिपेंड करता है। अच्छा। अभी जैसा एग्ज़ाम्पल ताजमहल वैराइटी है, इसमें 40 सेंटीमीटर्स बहुत कम आते हैं, 50-60 सेंटीमीटर्स ज़्यादा आते हैं। करके इसका प्लांटेशन ज़्यादा होता है। समझ बिकॉज़ गया। एवरी फार्मर के पास 50 टू 60% रेड ही मिलेगा, बाकी के अदर कलर्स। समझ गया। या मानो 1 एकड़ में मैं लगा रहा हूँ प्लांट्स, तो जी। मुझे सारे एक ही वैरायटी के लगाने चाहिए या मिक्स करके लगाने चाहिए? रोज़ का ही केवल बात कर सी रहा हूँ मैं। अगर आपका खाली एक ही एकड़ होगा तो छोटा फार्मर क्या करता है, आधा ग्रीन हाउस लाल लगाएगा और बाकी के इसमें 20% ऑरेंज, येलो, पिंक और वाइट लगाएगा, वैसे क्यों? जाएगा। क्योंकि सिर्फ रेड रहेगा तो मार्केट में उसका माल रोज़ नहीं बिकेगा, बिकॉज़ जो बायर होता है उसको भी दूसरे कलर्स लगते हैं। तो ऐसे बास्केट बना के देने के लिए उसको ये मिक्स लगाना पड़ता है। इंटरेस्टिंग। तो या सारे कलर्स आप हाँ, सजेस्ट बिकॉज़ करेंगे? जो बायर होता है वो एक ही कलर पे काम नहीं करता है, उसको भी सब कलर्स लगते हैं, बिकॉज़ वो आगे शायद बुके वाले को देता रहेगा, हार बनाने वाले के लिए, इवेंट वाले को देता रहेगा। फ्लोरिकल्चर में जो मेजर मैं समझा हूँ, उतने मार्केट उतना वेल डिफाइंड नहीं है। हुँ, तो आप जो बेच रहे हैं, सबसे पहले आप कहाँ बेचते हैं? और दूसरा कि जो एक किसान अगर उगाना चाहे फ्लावर कल्चर, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, हुँ, 15 लाख रुपए पर एकड़। जी। बट वो तभी हो पाएगा जब वो मार्केट कोई रेडी है 15 लाख खरीदने के लिए। मार्केट आज की तारीख में देयर इज़ अ नीड इन मार्केट। अगर आप बैंगलोर ही देख लेते हो, तो बैंगलोर में देयर आर गुड ग्रोवर्स, नॉट ओनली ग्रोवर्स, यहाँ पे आपका ऑक्शन सेंटर भी है। ऑक्शन सेंटर में आपका प्रोडक्ट जाता है, वहाँ पे 99% पूरा माल बिक जाता है। ऑफ सीज़न आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्च के लास्ट 15 डेज़ आता है, वहाँ पे थोड़ा प्रेशर होता है, बिकॉज़ ये टाइम में कोई भी इवेंट नहीं होते रहते। देयर इज़ नो इवेंट हैपनिंग इन दिस टाइम। दैट्स द रीज़न कि थोड़ा ये मिस सेल्स नहीं होता है, अदरवाइज़ थ्रू आउट द ईयर सेल्स होता है। एंड बट आप जो फार्मर होता है उसका सेल्स नेटवर्क भी उसने तैयार करना होता मैं जो समझ रहा हूँ सर, मेजरली 2 जो मैंने देखा है अभी तक 1-2 साल में, कि मेजर एक तो मंदिर, है। हुँ, रिलीजियस मार्केट एक होता है, या शादी के समय मार्केट हुँ, आपका दूसरा होता है। तीसरा मार्केट जो आप कह रहे हैं बैंगलोर में, फ्लावर ऑक्शन सेंटर होता है। कुछ मंडीज़ में भी होते हैं, मैं आई एम नॉट श्योर उतना वॉल्यूम क्या होता है वहाँ का। बट मानो मैं उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश में किसान हूँ, वहाँ उगाना चाह रहा हूँ। मेरे पास बैंगलोर जैसा फ्लावर ऑक्शन सेंटर है नहीं। मेरे लिए कैसे मार्केट में अप्रोच करना होता है? मानो शादी में ही बेचना है, तो वो डायरेक्ट तो शादी में जाके शायद मैं बेच नहीं रहा हूँ। बट वो प्रोसेस क्या होता है? सप्लाई चेन कैसा होता है उसका? सी बिफोर आप वो बिज़नेस चालू करें, इसके पहले उसका सेल्स कहाँ-कहाँ होता है आपको जाके देखना ज़रूरी है। कि यूपी वहाँ पे होता है तो उनके लिए दिल्ली मार्केट इज़ द नियरेस्ट। और आज की तारीख में मेजर 2 टायर्स और 3 टायर सिटीज़ में भी सेल्स होना चालू हुआ है। एंड ज़्यादा सिटी में कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है तो प्राइस उतने नहीं मिलते, अदरवाइज़ 2 टायर और 3 टायर सिटीज़ में फ्लावर्स को अच्छे वैल्यूज़ मिल रहे हैं। अच्छा। क्योंकि अर्लियर डेज़ सिटी से माल वहाँ जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग पहले भोपाल में माल बेचते थे और कभी रायपुर में बेचते थे या गुजरात में जाता था। बट आज की तारीख में फार्मिंग वहीं पे होना चालू हो गया है। तो फार्मर्स को वहाँ का लोकल मार्केट को ट्रैप करने के लिए अच्छा मिल रहा है। प्रोडक्ट वहाँ का वहाँ फ्रेश चला जाता है। इससे अलावा अगर आप आगे ट्रेंड देखते हो तो ऑनलाइन सेल्स अभी
इज कमिंग इनटू कल्चर। तो ये बुके मेकर्स है, ऑनलाइन सेल्स वाले हैं, मल्टीपल सेल्स वाले हैं। तो यहाँ पे माल देर इज नीड ऑन रेगुलर बेसिस चल रहा है। सर ये फ्लावर ऑक्शन वाला फंडा थोड़ा समझाइए। मैं सुना हूँ अभी लेकिन समझा नहीं हूँ, बट आई नो कि बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से चलता है। इसका प्रोसेस क्या होता है? जैसे मैं एक फार्मर हूँ, मैं रोज़ ग्रो कर लिया, मेरे पास काफ़ी फूल हैं देने के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर आपके यहाँ पे समझो बेंगलोर ग्रोवर है, उनके पास बेंगलोर ऑक्शन सेंटर है, आपको वहाँ पे जाके मेंबर बनना पड़ेगा। अच्छा, अगर मेंबर बन जाते हैं, उन्होंने आपको एक पर्टिकुलर नंबर असाइन कर दिया, आप वहाँ पे प्रोडक्ट बेच सकते हो। बेस्ट पार्ट इज वहाँ पे जो बायर है वो भी रजिस्टर होता है। बायर रजिस्टर होता है तो आपका जब प्रोडक्ट आता है उसको अगर पसंद आता है वो लेता है। ये सब चीज़ करने में ऑक्शन सेंटर एक पर्टिकुलर अमाउंट एज अ कमीशन चार्ज करता है। बट बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे सेल करने से आपके पैसे सिक्योर्ड रहते हैं, कम से कम इतना तो आ जाएगा। आ जाता है वो है, और आपने जो माल बेचा है उसका पैसा आएगा। कहीं कितने बार क्या होता है, आप डायरेक्टली मार्केट में फ्लावर्स बेचते हो, समझो XYZ इन पूना बेचा, दिल्ली बेचा, बेंगलोर बेचा, बट वो ट्रेडर ने आपको अगर पैसा दिया ही नहीं, सो आपका लॉस कंप्लीटली गॉन। ऑक्शन में बेचने का एडवांटेज है कि ऑक्शन टेक्स द गारंटी कि आपका सेल जो हुआ है उसका पैसा आपको। एक्सपोर्ट सर आप मतलब मैं देख रहा था ऑनलाइन आप लोग हम्म, कई सारे देशों में एक्सपोर्ट भी करते जी। हैं, किया है प्रीवियसली। हम्म, वो कैसे कोई कर सकता है? मानो 1 एकड़ से तो शायद मुमकिन एक्सपोर्ट नहीं है, बट एक स्केल पे कोई किसान पहुंच गया है हम्म, या फिर वो स्टार्ट करना चाहता है 10 एकड़ में, हम्म। तो वो एक्सपोर्ट का बिजनेस थोड़ा समझाइए रोजेस का। 2 एंगल से, एक तो वो प्रोसेस कैसा होता है और एक्सपोर्ट में आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना मिलता है? सी अगर अगेन आज अपने इंडिया के कंपटीशन में केन्या और इथोपिया है। केन्या और इथोपिया का लोकल मार्केट एज सच फ्लावर्स के लिए नहीं है, उनको एक्सपोर्ट ही करना पड़ता है। इंडिया एक कंट्री ऐसा है जहाँ पे मोर देन एक्सपोर्ट लोकल मार्केट बहुत अच्छा है। सो यहाँ पे फ्लावर्स लोकली ही कंजम्पशन अच्छा है। वी बिफोर कोविड हम लोग 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी थी हमारी। अच्छा। मीन्स ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ आवर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ही होता था। हम्म। हम लोग लोकल मार्केट तभी देखते नहीं थे बिकॉज सब कुछ एक्सपोर्ट में जा रहा था। जब कोविड आया 2 साल, तो एक्सपोर्ट वॉज टोटली बंद हुआ। फिर हम लोग ने लोकल में कंसंट्रेशन करना चालू किया। लोकल में जब कंसंट्रेट किए देन हमको पता चला कि लोकल एक्सपोर्ट से बहुत अच्छा है। अच्छा। जी। रीज़न इज़ कि यहाँ पे अप्स एंड डाउन आते ज़रूर, बिकॉज अपने यहाँ पे एवरीथिंग गोज एज पर फेस्टिव के हिसाब से, देन नक्षत्र के हिसाब से। मीन्स कभी श्राद्ध का पीरियड रहेगा, कोई कुछ करता नहीं है, वैसे सब अप्स एंड डाउन आते हैं। बट जब पीक आता है देख, वो पीक में बहुत अच्छा रियलाइजेशन मिलता है। हम लोग जब एक्सपोर्ट्स में होते हैं तो हमारा साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि पूरे साल भर में इतना क्वांटिटी दो, ये रेट में दो। वो भी अच्छा है ना सर? हाँ वो सिक्योर्ड है, बट वहाँ पे हम लोग प्राइस कमांड नहीं कर सकते। हमको देख मालूम है, हम लोग ने 100 फ्लावर उगाए हैं, 100 बेचने हैं, बट ये अप एंड डाउन में एडवांटेज मिलता है कि जब बिग सीजन आता है हम 10 का 20 रुपया मांग सकते हैं और मिलता है। बट एक्सपोर्ट में ऐसा नहीं होता है कि मैं ऑल ऑफ अ सडन बोलूँ मैं मुझे 10 का बेच दो, नहीं मिलेगा। क्या प्राइस फ्लक्चुएशन होता है सर? आप जो बोल रहे हैं कि एक बार ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा जाता है, आपने लगभग एवरेज बताया 5 रुपए पर फ्लावर। हाँ, मीन्स वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में 5 रुपये तो मिलने हैं। अच्छा, और कम से कम कितना होता है? ज़्यादा मैक्सिमम कितना जाता है? पर फ्लावर लेते हैं ना हम रोज़ में? या पर पर सी स्टेम एक्चुअली स्टेम्स बोलते हैं, बट ये बंडल में पैकिंग होता है। 20 फ्लावर्स का एक बंडल होता है। 20 फ्लावर्स का एक एक बंडल बंडल होता है, वो हिसाब से स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड है। पूरे इंडिया में वैसा? पूरा आप कोई भी बोले बंडल बोले तो ही अंडरस्टैंड 20 फ्लावर्स 20 फ्लावर या तो मतलब 20 फ्लावर मतलब 100 रुपए का एक बंडल कम से कम होना चाहिए। होना चाहिए। ज़्यादा कितना जाता है बंडल सर? वो 300 रुपया भी जा सकता है, 400 रुपया भी जा सकता है। 400 रुपए बंडल हो सकता है सीजन के समय, पीक सीजन के समय, बट ऑन एन एवरेज वैलेंटाइंस के समय? वैलेंटाइन इज डिमांड एंड सप्लाई प्योरली। जैसे ये साल हुआ प्रोडक्शन लेस था तो प्राइस 400 रुपये तक का भी गया था। लास्ट ईयर यही चीज़ 200 रुपये में भी नहीं गई थी। अच्छा, वैसा है। क्यों प्रोडक्शन कम था? क्लाइमेट जो टेम्परेचर्स हाई थे, प्रोडक्शन जल्दी आ गया था। सो बिफोर वैलेंटाइन ओनली बाय 7th, आई थिंक बाय 7th और 8th ऑफ February प्रोडक्शन वाज जीरो मेनी प्लेसेस। सर रोज़ और कट फ्लावर्स के साथ मेजर चैलेंज जो मेजर सारे कट फ्लावर्स का ये होता है सर, मैं आपको बताता हूँ एज अ यूज़र। आप शायद सबसे पहले तो मुझे मालूम नहीं पड़ता आज अगर मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होता और आप जैसे लोग को, श्रीकांत सर जैसे लोग को जानता नहीं,
डेली हफ्ते में 5 फार्म नहीं जाता, तो शायद मुझे आइडिया नहीं होता कि मैं फूल कहाँ से लूँ। हुँ। मेरे हिसाब से बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी है कि आज के डेट में फ्लावर का जो मार्केट है वो थोड़ा हिला हुआ है, अनऑर्गेनाइज़ है। अनऑर्गेनाइज़्ड है, हिला हुआ है। मतलब आप जाओ, फ्लोरिस्ट आपको जो कल्चर यूरोप में दिखता है, बाहर दिखता है, वो इंडिया में आपको नहीं, नहीं मिलता है। एक तो मतलब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि फ्लावर का एक मार्केट नहीं है। दूसरा फ्लावर का है कि ऑर्गेनाइज़्ड मार्केट नहीं है। दूसरा है कि मानो मैं फ्लावर खरीद लिया, फिर उसको कट करने के बाद वो मेंटेन करना होता है, फिर वो कुछ ही दिन रहता है। मतलब वो एक और चीज़ थोड़ा एक प्रकार से बुरा लगता है कि शेल्फ लाइफ उसका कम रहता है। आपका क्या थॉट है? मतलब ये 2 एक्चुअल में प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से अगर इसको हम लोग सॉल्व नहीं किए एज़ अ कलेक्टिव इंडस्ट्री, देन एक प्रकार से वो लार्ज स्केल इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाएगा। से पेरिशेबल प्रोडक्ट में एक बड़ा सबसे प्रॉब्लम क्या है, वो प्रोडक्ट आने के पहले आपको मार्केट होना ज़रूरी है। मीन्स बिफोर हार्वेस्टिंग अगर आपके पास मार्केट नहीं है देन इट इज़ अ टोटल वेस्ट हो जाता है। बिकॉज़ ये एक ऐसा ग्रोइंग प्रोडक्ट है जिसको आप स्टॉप नहीं कर सकते। उसका बर्थ हुआ, उसको कट करना पड़ेगा अगर एंड मैं उस हार्वेस्ट नहीं किया तो सर? वो पेड़ पे ही ब्लूम होएगा और वहीं पे मुरझा जाएगा। मुरझा जाएगा। हाँ, तो उसका साइकिल कंप्लीट नहीं होएगा। हुँ, क्योंकि अगर वो आप कुछ नहीं करोगे तो नेक्स्ट कट कभी मारोगे? कट ही नहीं मारोगे तो इट विल बी अ जंगली प्लांट। उसमें फ्लावर्स जब भी आना है तभी आएँगे, कमर्शियल नहीं होगा वो। राइट। सो हार्वेस्टिंग इज़ कंपल्सरी और हार्वेस्टिंग करने के बाद ये पेरिशेबल प्रोडक्ट होने के कारण इसको आप 2, 3 या मैक्सिमम 4 दिन स्टोर कर सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज में, कोल्ड वो स्टोरेज एसी में, रूम में। प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज एंड टेम्परेचर्स मोस्टली 2 टू 4 डिग्रीज़ में रखते हैं, ताकि उसका ग्रोथ कंट्रोल में रहे। हुँ, बट उससे ज़्यादा रखना फिर वो प्रॉब्लम दे सकता है, लाइक बोट्राइटिस आना चालू होता है, फ्लावर सड़ना चालू हो जाता है, टॉप्स उसमें टिप्स प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। आगे जाके उसको शेल्फ लाइफ और प्राइस नहीं मिलता है। हुँ। बट अगर 2 दिन में आप बेच दोगे तो इट इज़ एक्सीलेंट। ग्रोइंग ग्रोथ कंट्रोल करने के लिए अभी तक का ऐसा देयर आर प्रोडक्ट्स जो बोलता है कि पानी में डाल के रखो, 2 दिन उसका ग्रोथ कंट्रोल होगा। बट 2 डेज़ नॉट मोर दैन दैट। हुँ, हुँ। मैं ट्राई नहीं किया हूँ बट सुना हूँ उसके बारे में। सर बाहर आप आई एम श्योर आपको एक आइडिया होगा दुनिया में कैसे रोज़ फ्लावर का कल्टीवेशन होता है। इंडिया में जो रोज़ का फ्लावर का कल्टीवेशन हो रहा है वर्सेस अब्रॉड, क्या उसमें आज भी बहुत डिफरेंसेस हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडियन ग्रोवर भी है, अगर उसको एक्सपोर्ट करना है, तो उसको एक्सपोर्ट सर्टिफ़िकेट के साथ प्लांट एंड क्वारंटाइन सर्टिफ़िकेट इज़ नेसेसरी फॉर एक्सपोर्ट्स। वो क्या होता है? ये गवर्नमेंट का बॉडी है। लिविंग प्रोडक्ट्स या लिविंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो भी एक्सपोर्ट होता है, उसके लिए वो सर्टिफ़ाई करता है दैट दिस इज़ फ्री फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज़ेज़ प्रोडक्ट है। पेस्ट एंड डिजीज़ेज़ में फिर सब टाइप के इंसेक्ट्स आ जाते हैं, यानी लिविंग इंसेक्ट। तो अगर यहाँ से अगर ऑफिसर ने चेक नहीं किया और स्टिल इट गोज़, और वहाँ जाने के बाद जब वो देखेगा उसको इंसेक्ट, वो इंसेक्ट कितने बार नेकेड आई से नहीं देख सकता, यू हैव टू यूज़ बाइनोकुलर्स से हुँ, ही पता चलता है। अगर उसमें वो कीड़ा मिला और वहाँ के हिसाब से इट इज़ डेंजर फॉर दैट कंट्री, सो वो आपको बोलेगा कि ये फाउंड सो एंड सो ऐसा इंसेक्ट मिला है हमको, या ये शिपमेंट आप वापस लेके जाओ या डिस्ट्रॉय करो। शिपमेंट वापस लेके आने का चांसेस ही नहीं होता, बिकॉज हुँ। फ्रेट इज़ सो हाई, ऑलमोस्ट प्रोडक्ट का 60-70% फ्रेट होता है कितने बार, तो वो उसको डिस्ट्रॉय इज़ द ओनली ऑप्शन। कोई-कोई कंट्री में उसको फुमिगेट करते हैं जाने के बाद। फुमिगेट करने के बाद उसका कॉस्ट है हुँ, और प्लांट क्वालिटी डिटोरिएट हो जाता है। जो वास्ट लाइफ 10 दिन होगा वो 7 दिन पे आ जाता है। बट इंटरेस्टिंग, प्रोडक्ट इज़ नॉट हेल्दी देन। ऐसा। इंटरेस्टिंग। सर हम डिस्कस तो किए कि मतलब 1 एकड़ में 15 लाख आप कमा सकते हो कम से कम। मैं हुँ, अज़्यूम कर रहा हूँ अच्छा से आप कर रहे हो तो 20-25 लाख पर एकड़ भी हो सकता है। जी। लेकिन थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इसके ग्राउंड लेवल पे चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स क्या आते हैं? क्योंकि आई थिंक मेजर तो आपसे जो एक सीख है कि जो हर ऑलमोस्ट हर एक्सपर्ट बोलता है कि आपको ग्राउंड पे एक्टिव होना ही पड़ेगा। पर जब मैं ग्राउंड पे एक्टिव हूँ तो एज़ अ रोज़ फार्मर मुझे क्या-क्या तकलीफ़ आते हैं, क्या-क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? आप कई साल से कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा लाइट दीजिए। सी एक तो ज्योग्राफिकल लोकेशन 1, देन इंफ्रास्ट्रक्चर। ज्योग्राफिकल लोकेशन में डिस्कस करते हैं। सर हाँ, जैसे मेजर महाराष्ट्र, कर्नाटका, या भारत में और कहाँ-कहाँ हम रोज़ कर जहाँ सकते पे हैं? भी ये क्लाइमेटिक कंडीशंस आपको मिलेगी 15 से 35। वहाँ मिले, और ये डे एंड नाइट के टेम्परेचर अगर है तो इट इज़ एन आइडियल प्लेस टू ग्रो। एलिवेशन होना ज़रूरी है सर? अगर ये आपको 400 पे भी मिला तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर कितने बार तो आप ऊपर भी जाते हो, मीन्स अबव 800 900, बट विंड वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो आपका ग्रीन हाउस उतना विंड को झेल सकेगा या नहीं, अदरवाइज़ वहाँ पे रोज़ प्लास्टिक पेपर आपका फटने का चांसेस है, एंड वो एक एडिशनल कॉस्ट हो जाता है।
600-700 इसके लिए मतलब कि इंडियन कंडीशन में यहाँ पे इतना विंड वेलोसिटी नहीं होता है हम्म। ये एल्टीट्यूड पे। सो ये आइडियली प्लेस समझते हैं। बट अगर इंडिया में आपको अगर कोई ये जगह मिलता है जो 900 स्क्वायर मीटर्स पे भी है और हवा इतना नहीं आता, देन इट बिकम्स मोर बेटर। और वहाँ का हेड साइज विल बी रियली बेटर देन अपने रीजन से। हम्म। बट एक है, द कूलर द क्लाइमेट द प्रोडक्टिविटी लेस, हॉटर द क्लाइमेट प्रोडक्टिविटी मोर, वैसे। ऐसा जी। उल्टा यूजली लोग या कहते हैं। नहीं, क्योंकि आप जितना कोल्ड में जाओगे तो उतना टाइम लेगा फ्लावर तैयार होने में। हम्म। समझो आज बेंगलोर का ये क्लाइमेट है, यहाँ पे 40 या 55 या 60 डेज में फ्लावर होता है। आप जितना हाई एल्टीट्यूड में जाएगा, दिस 55 कैन बी 65 और 70 डेज। और उसका हेड साइज अगर आपका यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का फ्लावर है, वो फ्लावर का सेंटीमीटर हो सकता है 6 या 7 रुपया या ज्यादा टाइम सेंटीमीटर लेते हो, ज्यादा बड़ा होता है। ज़्यादा बड़ा होता है। उसका भी अलग डिमांड है एंड उसका भी प्राइसिंग अलग है। नाउ अगर आप देखते हो तो छत्तीसगढ़ साइड में भी होने लगा है, यूपी में भी उगाते हैं, आप जैसा तमिलनाडु में भी उगाते हम्म। हैं। सो जहाँ जहाँ अभी फार्मर्स एजुकेट होते जा रहे हैं, जहाँ जहाँ उनको स्टडीज हो रहे हैं, एवरीबडी इज ट्राइंग। क्लाइमेट आपने एक चैलेंज मेजर बोल दिया, क्लाइमेट के अलावा और कुछ चीज़ ध्यान में रखना है? सबसे बड़ा आज की तारीख में, आपके पास पैसा है, आप सब कुछ करते हो, बट लेबर इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑन डेट, अच्छा, बिकॉज लेबर्स नहीं मिल रहे हैं। कितने लेबर लगते हैं सर रोज में 1 एकड़ में? 1 एकड़ में अगर बराबर से करे तो 5 to 6 लेबर इज मेरा 5 कैलकुलेशन चलता है वीक से 1000 स्क्वायर मीटर के पीछे एक लेबर, 1000 स्क्वायर मीटर के पीछे एक लेबर, एक ओके। वन और लेबर। लेबर का मेजर काम होता है स्प्रेइंग और कटिंग, स्प्रेइंग, कटिंग, देन पैकिंग भी आता है उसमें। पैकिंग। हाँ, तो ये हार्वेस्टिंग के बाद वही दोपहर को बैठ के पैकिंग करके स्टेप बाय स्टेप पोस्ट हार्वेस्ट का क्या क्या प्रोसेस से होता है टिल द मार्केट, समझा दीजिए। ओके। जब हार्वेस्टिंग करते हैं उसके पहले ही अगर आप देखो तो वहाँ पे ग्रीन हाउस में उन लोग बकेट में पानी डाल के रखेंगे। बकेट में पानी इसके लिए बिकॉज द मोमेंट आप उसको हार्वेस्ट करते हो, उसको पानी में डालोगे तो वो डिहाइड्रेट नहीं होगा, वो पानी सक करेंगे, इट विल इमीडिएटली। बी हेल्दी। वो पानी भी देखना होता है कि इट शुड नॉट बी हॉट वाटर, इट शुड बी एम्बिएंट टेम्परेचर, और कोल्ड टेम्परेचर जितना रहेगा उतना अच्छा। वहाँ से उसको लेके पैक हाउस में आते हैं। ऐसा ट्रेंड एंड एज अ पॉलिसी, उसको पैक हाउस में आने के लिए बाद उसको प्री कूलिंग में रखना होता है। लेट बिकॉज बाहर जो टेम्परेचर 35 में था, जब अंदर आ जाएगा तो अचानक कूल में नहीं जाएगा, उसको एम्बिएंट टेम्परेचर 10-15 तक का ला के देन वी अलाउ इट फॉर कूलिंग। 6 घंटे का कूलिंग होने के बाद इट बिकम्स हेल्दी हार्डी प्लांट होता है। उसके बाद हम लोग उसका डीलीफिंग करते हैं। डीलीफिंग यानी नीचे से 25 सेंटीमीटर तक के प्लांट पत्ते जो होते हैं निकाल देते हैं। उसका देन स्टेम वाइज ग्रेडिंग होता है। 40, 50, 60 सेंटीमीटर्स में हम लोग उसको बाइफरकेट कर देते हैं और फिर बंडल करते हैं। 40 का 20 स्टेम्स का बंडल होता है, उसको रैप करा के देन अगेन उसको फ्रेश कट मार के में से इक्वल नीचे बॉटम में इक्वल आया ऐसे कट मार के पानी में रख के वो भी कोल्ड रूम में रख देते हैं। अगर आपके पास ऑर्डर है, थोड़े टाइम के बाद उसको पैक करा के, कोरोगेटेड बॉक्सेस होते हैं, पैक करा के स्ट्रैप करा के वी सेंड टू लोकल मार्केट। अंडरस्टूड। दिस इज द कॉमन प्रैक्टिस। लोकल मार्केट रेगुलर गाड़ी में जाता है मतलब? इट रेगुलर अपने यहाँ पे एसी वैन में ज़्यादा नहीं जाता है। हाँ हाँ। मोस्टली एक्सपोर्ट शिपमेंट होगा तो ही आदमी फार्मर्स सेंड बाय एसी वैन। अदरवाइज जनरली ट्रेंड इज अपना जो टेम्पो होता है या ट्रक होता है फ्लावर्स उसमें जाते हैं। अंडरस्टूड। एंड सर थोड़ा इरिगेशन और पानी रिक्वायरमेंट में बात करते हैं। फर्टिगेशन ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बट मतलब इतने प्लांट, ऑलमोस्ट 30,000 प्लांट आपके 1 एकड़ में है, तो मेरे हिसाब से बहुत ही रिसोर्स इंटेंसिव क्रॉप होगा। पानी बहुत ज़्यादा लगता है। एक प्लांट कितना पानी लेता है दिन का? 12 से 15 हज़ार लीटर पर इसमें जाता है फॉर ओनली फॉर ड्रिप इरिगेशन में जो बात कर रहे हैं, दिस इज ड्रिप इरिगेशन का जो जाता है। टेम्परेचर्स के हिसाब से इफ़ इट इज़ हॉट तो आपको होजिंग करना पड़ता है, देन इट इज़ उसका कैलकुलेशन अलग है। बट नीड वाइज वाटर इज़ अ बिग रिक्वायरमेंट। काफ़ी बट बड़ा। या एंड अगेन बट वाटर का पीएच जनरली अगर 6.5-7 के आसपास होगा तो बहुत अच्छा पानी है। एंड जनरली सी वाटर बोलता अपना रिवर वाटर इज ऑलवेज गुड वाटर फॉर दिस। अपने यहाँ पे बेंगलोर में तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। फ्यू लास्ट पॉइंट्स, जैसे अभी सॉइललेस बहुत तेज़ से बढ़ रहा है हॉर्टिकल्चर में, तो हम देख ही रहे हैं वेजिटेबल्स में। कुछ लोग, मैं सुना था कि फ्लोरिकल्चर में भी सॉइललेस कर रहे हैं,
तो कोलंबिया में मैं देख के आया था कि इसमें राइस हस्क में वो खेती कर रहे हैं या सारे फ्लावर्स का। भारत में क्या सॉइललेस में फ्लावर का फार्म मुमकिन है या रोज़ का फार्म मुमकिन है? मेरे नॉलेज के हिसाब से बहुत सारे फार्मर्स ने ट्राई किया, नहीं ट्राई किया ऐसे नहीं है, किया है। बिकॉज़ जहाँ पे जैसे बोला ना, हुँ, जिसके पास रेड सॉइल नहीं था, वो ब्लैक सॉइल ट्राई नहीं किया। उन्होंने कोकोपीट या ये सब करा के हुँ, मीडिया बना के ट्राई किया है। सक्सेस भी हुए हैं, बट दैट सक्सेस मुझे लॉन्ग नहीं दिखाई दिया। रीज़न इज़ बिकॉज़ ये बहुत सेंसिटिव होता है। बिकॉज़ सॉइल में होता है तो 2 दिन आगे-पीछे कुछ हुआ तो आप उसको रिकवर कर सकते हो। बट सॉइललेस में अगर किसी दिन अगर आपका फर्टिगेशन टाइम पे नहीं हुआ, स्ट्रेस प्लांट पे, उसको रिकवर करने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। सेकंड, अपने यहाँ पे जो आज ग्रीन हाउस में काम करते हैं, वो इतने टेक्निकली साउंड नहीं होते हैं आदमी लोग। हुँ, हुँ, बिकॉज़ जो मेरे रीजन का बता, हमारे यहाँ पे जितने के टेक्निकल स्टाफ थे, मेजरली एवरीबॉडी हैज़ शिफ्टेड टू केन्या और इथियोपिया बिकॉज़ दोज़ वर द बिगेस्ट ग्रोइंग एरियाज़। अच्छा। जो लेफ्ट आउट है वो इतना टेक्निकली साउंड नहीं होता है। तो बहुत जगह पे वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। हुँ, बिकॉज़ हुँ, हमारा ग्रीन हाउस में है, वो नॉर्मल खेती करता है वैसे करते हैं। वो रोज़ पानी का पीएच नहीं देखेगा, हुँ, 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 सॉइल का ईसी नहीं देखेगा। वो जैसा रोज़ प्रैक्टिस फर्टिगेशन देना, वो स्टैंडर्ड करते रहेगा। किसी दिन नहीं देगा, किसी दिन लेबर आया नहीं, छूट जाता है, हुँ, किसी दिन। तो ये सब चीज़ को मीडिया में आप करने जाओगे, तो वहाँ पे बहुत पर्टिकुलर और पंक्चुअल होना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं कर सकते, इट्स बेटर टू गो इन सॉइल। लेकिन जिस रेट से सर आज हम सॉइल डिग्रेडेशन देख रहे हैं, आप लोग कुछ कर रहे हैं अपने सॉइल को मेंटेन करने के लिए? हाउ डू यू कीप योर सॉइल हेल्दी? सी हमारा फार्म में आज की तारीख में व्हाटएवर द ग्रीन वेस्ट इज़ देयर, हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। वी मेक वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट लेके भी द ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी आता है, हम लोग उसको रेगुलर बेसिस में सॉइल में डालते रहते हैं। सॉइल का रिचनेस बढ़ते रहता है, कार्बन इंटेक्ट अंदर अच्छा होगा, तो इट इज़ ऑलवेज गुड फॉर प्लांट्स। वर्मी कंपोस्ट का सर थोड़ा प्रोसेस समझा सकते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक या है। सी जनरली जो लीव्स और स्टेम्स जो कट होते हैं और हुँ, जो वेस्ट होता है, वी डू श्रेडिंग में डाल के उसको श्रेड करा के फाइन बना देते हैं। हुँ, उसको फाइन करने के बाद काउडंग और ये सब में उसको लेयर बना के छोड़ देते हैं और उसमें अर्थवर्म्स डाल देते हैं। अर्थवर्म ये पूरा प्रोसेस चर्न कर करके खा के उसको फाइन फर्टिलाइजर्स के हुँ, जैसा बना देता है। ये जो मटेरियल ग्रीन हाउस में आप डालते हो, तो सॉइल में भी उतना मीन्स परफोरेशन लेवल, ऑर्गेनिक मटेरियल मिलने से सॉइल भी बहुत अच्छा लूज होता है और प्लांट्स को नेचुरल न्यूट्रिएंट्स मिलता है फ्रॉम दिस टू ग्रो होने के लिए। और सॉइल में ये बार-बार जाने से आपका सॉइल भी डिटीरिएट ज़्यादा नहीं होता है, बिकॉज़ हुँ, सॉइल में फर्टिलाइज़र दे के आफ्टर सर्टेन ईयर्स सॉइल का स्ट्रेंथनेस कम हो जाता है। बट हुँ, आप ये ऑर्गेनिक मटेरियल जितना देते हो, हुँ, हुँ, आपका सॉइल का लाइफ उतना बढ़ते रहेगा। इंटरेस्टिंग। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जिस रेट से सॉइल डिग्रेड आज हो रहा है, या जो ये प्लांट्स न्यूट्रिएंट खींचते हैं या उसको अगर आप रिप्लेनिश नहीं करोगे वापस सॉइल को, कुछ समय बाद शायद सॉइललेस करना ही पड़ेगा, कोई या ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा। या सर मेजर जो मैं ये पॉडकास्ट करना चाहता था रोज़ का इन्फॉर्मेशन तो लोग को देना ही चाहता हूँ। बट एक और चीज़ है कि कल्चरली ना हमें फ्लावर्स को और एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे हमारा जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, हुँ, बहुत ही रिलिजन एंड फेस्टिवल ड्रिवन मार्केट है। आप जैसे घर में कितने सारे लोग फूल रखते हैं आज, हुँ, शायद उतने सारे लोग नहीं। घर में कितने सारे लोग अपने पार्टनर्स को छोड़ने के अलावा हुँ, फूल का डेकोरेशन करते हैं। हुँ, तो आई थिंक एज़ अ कल्चरल चेंज भी आना ज़रूरी है, व्हिच इज़ व्हाई लोग शायद जो समझें कि वो फ्लावर्स लोग को दे रहे हैं, वो उगता कैसे है। हाँ, मे बी मैं लोग को इनवाइट करूँगा, कुछ फार्म विजिट्स पे भी आएँ, देखें। मोस्ट वेलकम। आपके भी इतना बड़ा फार्म है काफ़ी हुँ, महाराष्ट्र में। हुँ, सर बिफोर वी रैप, एनी मैसेज जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे? जी। सी द यंग जनरेशन इज़ वेरी स्मार्ट। आज के तारीख में जो ट्रेंड है, यंग जनरेशन को देयर उनका गिफ्टिंग में फ्लावर्स इज़ आल्सो कमिंग अप एज़ वन ऑफ द गिफ्टिंग पैटर्न्स। I will only say instead of going for artificial things, yeah, artificial pleasure, these flowers are living products. It carries sentiments with them. हुँ, हुँ। गिफ्टिंग फ्लावर्स अगर रेगुलर ट्रेंड में आता है, नॉट ओनली यो जिसको आप देते हो वो तो खुश होएगा ही होएगा, इवन द लाइवलीहुड ऑफ मेनी फार्मर्स विल बी मेड। हुँ, हुँ। रूरल में क्या होता है कि नॉट ओनली मेल मेंबर्स बट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर फीमेल मेंबर्स इज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग। स्पेशली थ्रू फ्लोरिकल्चर। फॉलिकुलर
बिकॉज़ ये सॉफ्ट काम होता है, बिकॉज़ हैंडलिंग फ्लावर्स इज़ वेरी डेलिकेट थिंग्स और लेडीज़ ही उसको बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। सो दिस इज़ अ फुल चेन। अगर सिटीज़ में फ्लावर्स एंड एवरीवेयर अगर फ्लावर्स बिकते हैं तो पूरा साइकिल उसका वैल्यू रूरल एरिया तक का जा सकता है। चाइल्ड लेबर्स नहीं बनेंगे। वो अगर घर में 2 रुपए आएँगे तो वो लेडी भी बच्चों लोग को या पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन लेबर्स की तरफ ने बट विल बी एन एजुकेटेड ओरिएंटेड सोसाइटी एंड नॉट ओनली फॉर अ सिटी बट इट विल बी फॉर द होल कंट्री एज़ सच कि अपना नेक्स्ट जनरेशन विल बी हेल्दी, एजुकेटेड एंड कैन स्टैंड ऑन देयर ओन टू इन द कंट्री या बिल्कुल ऑन द सही वर्ल्ड बात है। आई फ्लोर। थिंक सर जो किसान मेहनत से दिल से एक फूल उगाता है हुँ, वो कोई प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग फ्लावर में नहीं आता है, या राइट? आप किसानों को सपोर्ट करो, फ्लावर को एज अ कल्चर या अडॉप्ट करो, या एंड इसमें आपके भी कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। या फ्लावर के जो कलर्स देखते हैं, हुँ, इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, योर मेंटल या हेल्थ, यू आर हैप्पी। या सर सर सी कैसा है आज की तारीख में आप प्लास्टिक यूज़ करते हो बट प्लास्टिक का खाना खा सकते हो क्या? कोई कल प्लास्टिक का रोटी बना के दोगे, नहीं खाओगे। हम्म। उसको टेस्ट ही नहीं होगा यार, आप चबा भी नहीं सकोगे। सो व्हाई आर्टिफिशियल? आप जब खाते हो सब कुछ इज़ व्हेन इट इज़ ओरिजिनल देन फ्लावर्स भी ओरिजिनल यूज़ करो। दिस इज़ माय कॉन्सेप्ट। दैट्स ऑल। थैंक यू सर आपके टाइम के लिए, थैंक्स अ काफ़ी लॉट कुछ एंड सीखने को प्लेज़र मिला। बीइंग हियर। यस, थैंक्स फॉर द अपॉर्च्युनिटी। थैंक यू। रोजेस के बारे में सीखने को मिला, बट मोर इम्पोर्टेंटली आई होप इससे लोग एक कल्चरल शिफ्ट ला सकें। एंड डेफिनेटली नेक्स्ट विजिट आपके फार्म पे करेंगे, वहाँ पे कवर करेंगे कैसे रोज़ का प्रोडक्शन होता है, ग्रेट। एंड वील टेक इट फॉरवर्ड। मोस्ट वेलकम। आई वेलकम यू एंड ऑल दोज़ हू आर एसोसिएटेड विथ यू और आपके चैनल के थ्रू अगर जो फार्मर्स आना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ देखना आप चाहते ट्रेनिंग हैं, करते हैं सर रोज़ के बारे में? जनरली जो आते हैं फॉर श्योर हम लोग उन लोग को बताते हैं। ठीक है। मोस्टली देयर आर हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर्स है, हाँ, हाँ। बट फिर भी वहाँ जाने के बाद अगर किसी को कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, मोस्ट वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस, विल डेफिनिटली हेल्प देम। परफेक्ट सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।